नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि 19 तारीख से आता हुआ दिख रहा है। और आईपीओ का नाम है इंटरऑक बिल्डिंग लिमिटेड आईपीओ। बेसिकली ये कंपनी की अगर हम बात करें तो प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन प्रदान करती है ये कंपनी। और बेसिकली जो है पीईबी कंस्ट्रक्शन में काम करती है, यानी प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग मटेरियल में काम करती है। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कंपनी के जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है, डिमांड अच्छी है या बहुत कम जा रही है, और बाकी डिटेल से जानेंगे लॉट साइज क्या है, अप्लाई कैसे करना है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंटरऑक बिल्डिंग लिमिटेड की जो आईपीओ आने वाला है उस आईपीओ के बारे में। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ध्यान से और हम इसकी साइट पर जाते हैं तो ये लीडिंग कंपनी है, प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन प्रदान करती है, यानी कि इंडिया के अंदर जो है ये फैसिलिटी प्रदान करती है। यानी कि आप कह सकते हैं प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इंजीनियरिंग निर्माण में जो काम आने वाले ऑन साइट प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट का इंटीग्रेट फैसिलिटी प्रदान करती है बेसिकली। अगर हम बात करें तो ये जो है इन शॉर्ट में देखें तो प्री इंजीनियरिंग स्टील मटेरियल देती है, यानी कि पीईबी सेल्स के वो करती है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे मेटल में सीलिंगदार नालीदार छत हो गई है, या स्टील स्ट्रक्चर हो गया है, या लाइटिंग गेज फ्रेमिंग हो गया है, ये सब जो काम आता है वो सब जो है ये प्रोवाइड कराती है दोस्तों। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली इंडस्ट्रियल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग में काम होता है, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल हो गया या फिर नॉन कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, दोनों में ही यूज़ होता है बेसिकली। अगर वहीं हम बात करें तो ये डिलीवर करती है पीईआर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया पीईबी माने प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल को प्रोवाइड कराती है ये अपने कस्टमर्स को बेसिकली। और अगर आप देखेंगे तो कस्टमर इंगेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पार्ट ऑफ फास्ट मूविंग, यानी कि इसके जो कस्टमर हैं वो आपको हर तरह के नज़र आएंगे, यानी कि पेंट प्रोडक्ट जो है लाइन में वहाँ भी आपको नज़र आएंगे, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी सेक्टर में भी आपको दिखाई देगा स्केल अप होता हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट और भी जगह सप्लाई होते हैं लार्ज स्केल पे, यानी कि इंडोर स्टेडियम हो गया या फिर कस्टमर इंगेजमेंट के लिए जो हो गया, या सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, उस सब में इसके प्रोडक्ट काम आते हैं दोस्तों। तो कंपनी जो है अपने ही सेगमेंट में जानी मानी है, यानी कि अपने सेगमेंट की जो है लीडिंग कंपनी है। अगर हम देखें डिलीवर क्या क्या कर रही है तो आप साइट पे जाके तो ये डिलीवर करती है। देखिए इंगेज मेटल बिल्डिंग सिस्टम करके हो गया है, और ये दो रोलिंग करके हो गया है, रोलिंग सिस्टम करके है वो आपको दिखाई देगा। और क्या कहते हैं इसके अलावा देखिए आपको जो भी पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है आप पढ़ सकते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर स्टील करके इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस टाइप से ये जो है प्रोडक्ट डील करती है और ये डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट। तो इनकी टैगलाइन भी है वी डोंट सप्लाई बिल्डिंग्स वी डिलीवर द प्रोजेक्ट्स। तो ये इनके साइट पर जाके भी आपको देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के बारे में और डिटेल से अगर जानते हैं दोस्तों तो हम इनके कस्टमर्स के सेगमेंट के बारे में देखें कि इनके कस्टमर सेगमेंट में कौन कौन से कस्टमर्स हैं, तो आपको दिखाई देंगे काफ़ी बड़े कंस्ट्रक्शन जो ये प्रोवाइड कराती है। इसमें जेमसिम इंडस्ट्री करके है, बर्जर पेंट आपको दिखाई देगा, ब्लू स्टार जो एसी कंपनी बनाती है वो आपको नज़र आएगी इसमें। उसके अलावा टिमकेन इंडिया करके है लिमिटेड वो आएगी, एडवर्ब टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके है वो आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम इसमें दिखाई देंगे आपको जो इनके साथ हैं। तो इसमें जो है कंपनी के पास काफ़ी अच्छी है, जैसे देखिए इंस्टा कार्ड करके सर्विसेज भी प्रोवाइड है इसमें। उसके अलावा देखेंगे तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अवेलेबल है, जिसमें से 2 हैं, एक आपको तमिलनाडु में दिखाई देगी और दूसरे आपको दिखाई देगी इसमें से एक आपकी जो है तमिलनाडु में है, और 2 उत्तराखंड में आपको नजर आएंगी, जिसमें से एक पंतनगर और एक किच्छा में आपको दिखाई देगी। तो इस टाइप से ये 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके पास। अगर हम देखें तो इसका सेल्स मार्केटिंग के जो एम्प्लॉई ऑफिसेज है उसमें चंडीगढ़ में है, पंजाब में, हरियाणा में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिखेगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में दिखेगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में दिखेगा, और रायपुर छत्तीसगढ़ में भी इसके ऑफिसेज आपको नज़र आएंगे। तो सेल्स ऑफिस भी इसके काफ़ी फैले हुए हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो देख लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स के, देखते हैं लास्ट 3 ईयर्स जो कंपनी ने प्रोवाइड कराया 22, 23 और 24, 3 साल के। तो सबसे पहले हम एसेट की बात करते हैं दोस्तों। एसेट अगर आप देखेंगे तो 543 करोड़ थे 22 में, 675 23 में, और 755 के लगभग 24 में हो गए। तो यानी कि 500 550 करोड़ से 750 करोड़ की जर्नी 3 साल में पूरी हुई है एसेट के उसमें देखें तो। अगर रेवेन्यू पीस की बात करें तो 840 करोड़ था, 1136 करोड़ हुआ 23 में, और 1306 करोड़ हो गया 24 में। तो रेवेन्यू पीस की बात करें या फिर एसेट की बात करें, दोनों एवरेज ग्रोथ कंपनी ने दी है। बहुत सुपर ग्रोथ भी नहीं कह सकते और लॉसेज में भी नहीं है, पर एवरेज ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 17 करोड़ था 22 में, जंप अप करके अचानक से
23 में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया 81 करोड़ और फिर 86 करोड़। तो यानी कि 22 से और 23 में अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में, अगर पिछला साल छोड़ दें उससे पहले के 2 साल में कंपनी ने सुपर ग्रोथ दिखाई है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मतलब 18 से सीधे 81, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है। नेटवर्थ की बात करें तो 262 करोड़ था 22 में, 23 में 343 और फिर 24 में गिर गया 262 के लगभग पहुंच गया। तो नेटवर्थ जो है जिगजैग मूवमेंट में रहा है, लेकिन अगर देखें कंपेयर करें 22-23 में तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि बढ़िया था इसका नेटवर्थ और अभी भी कंपनी को काम करना है। बोरिंग्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 3 करोड़ का था 22 में, 11 करोड़ का 23 में हुआ और कंपनी ने फिर से 3 करोड़ 36 लाख का अपना बोरिंग कर दिया है, यानी बोरिंग को अपना रिड्यूस किया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है जहां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो है अपने बोरिंग्स पे, डेप्थ पे काम करती है। बाकी फाइनेंशियली देखें तो कंपनी का एसेट ठीक ठाक है, रेवेन्यू ठीक ठाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा कंसर्न था पिछले साल से, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा रहा है। नेटवर्थ भी ठीक ठाक है और बोरिंग में भी कंपनी ने काम किया है, तो हम इसे एवरेज या गुड फाइनेंशियल में रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तो एक 1497 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप की एक सेगमेंट की कंपनी है। आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 19% के लगभग है, काफ़ी अच्छा है। आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25-26% के लगभग है, बहुत बढ़िया है। यानी 15 से ऊपर दोनों हैं, तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डेप्ट टू इक्विटी भी माइनस में 0.11 है, यानी 1 से नीचे और वो भी माइनस में, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट दिखा रहा है। RONW, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 22% है, यानी 13 से ये भी ऊपर है, काफ़ी अच्छा है। यानी चारों ही सेगमेंट काफ़ी अच्छे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे ईपीएस की तो ईपीएस भी 59 के लगभग है, 59.84, जो कि इस आईपीओ के आने के बाद 51.85 के लगभग हो जाएगा। डेप्थ का कोई कंसर्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पी रेशियो की बात करें तो 15 के लगभग है, जो कि बढ़ के 17 हो जाएगा। तो कंपनी ने सो वैल्यू करी है और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम कर सकती थी कंपनी, बट बहुत हाई वैल्यूएशन भी नहीं कह सकते और बहुत ही सस्ता भी नहीं कह सकते। तो कंपनी ने ठीक ठाक लगभग डिमांड करी है। फाइनेंशियली बात करें तो कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है और फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर फंडामेंटली में आप बात कर लें तो फंडामेंटली में आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, डेप्ट टू इक्विटी की बात करें या RONW की बात करें, चारों पैरामीटर काफ़ी दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग है। बस 1-2 पैरामीटर पे कंपनी को सो दैट कि वहाँ काम करेगी तो वहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का, तो आप देखेंगे फाइनेंशियली कैपिटल एक्सपेंडेशन करना है, कंपनी को न्यू सेटअप करना है पीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जो कि इसकी फेज 2 की है और जो आपको प्लांट दिखाई देगा आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश की में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्हें ओपन करना है। दूसरा आप देखेंगे तो इन्हें अगला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है किच्छा वाला है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। और तमिलनाडु में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें भी 2 यूनिट करनी है। तो पहला यूनिट चल रहा है एंड तमिलनाडु का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दूसरा है उसको भी करना है। एंड पंतनगर का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको भी अपग्रेड करना है। तो उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए। तीसरा है फंडिंग इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, जो आईटी के लिए है, आईटी एसेट और अपग्रेड द कंपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है उसके लिए, यानी आईटी पे भी कंपनी पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहती है। फंडिंग जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंपनी जो पैसा है वो ग्रोथ में लगा रही है और जो भी पैसा कंपनी ला रही है उसमें कंपनी जो है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार नोट डाउन कर लें। तो आपको ये आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में, यानी कि 3 दिन अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 850 से 900 रुपये पर शेयर के लगभग है, यानी कि 900 रुपये में एक शेयर मिलने वाला है। लॉट साइज 16 शेयर आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। टोटल इशू साइज 600 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू की अगर हम बात कर लें तो 200 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का है। यहाँ थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट डालता है, जहाँ की फ्रेश जो है इशू कम है और ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, यानी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल रहे हैं और फ्रेश इशू की डिमांड कम है। इंप्लाई के लिए डिस्काउंट 85 रुपये पर शेयर रखा गया है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज मेन लाइन का आईपीओ है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में आपको 16 शेयर दिखेंगे, 14,400 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,87,000 रुपये पे करने पड़ेंगे उसके लिए। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल एचएनआई में तो मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे, 224 शेयर मिलेंगे, 2,01,600 रुपये पे करने हैं। और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 69 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,93,600 रुपये पे करने हैं। वहीं बिग एचएनआई में जो है मिनिमम 70 लॉट आपको अप्लाई करने होंगे, 1120 शेयर मिलेंगे और 10,08,000 रुपये इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे दोस्तों। तो इस टाइप से ये था। अब बात कर लेते हैं
कि इसका प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, तो आप देखेंगे अरविंद नंदा जी हैं, गौतम सूरी जी हैं, ईशान सूरी और विराज नंदा जी जो है इसके प्रमोटर हैं, यानी कि पूरी नंदा फैमिली प्रमोटर है। प्री इश्यूएंस अगर बात करेंगे कि शेयर होल्डर कितना है, तो इनके पास जो है 87.53% है, लगभग 12.5% पहले भी डायलूट हो चुकी है मुझे लग रहा है, जहां से लोन या कुछ और लिया होगा। और इस आईपीओ के आने के बाद कितना रह जाएगा प्रमोटर के पास, ये भी डिस्क्लोज नहीं किया है इन्होंने, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी कि कितना ये डायलूट कर रहे हैं इक्विटी इस आईपीओ के थ्रू। वहीं रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। रिटेल कैटेगरी के लिए अच्छी बात यह है कि 35% का पोर्शन है, 600 करोड़ के आईपीओ में 35% रिटेल के लिए मिला है इस बार, और एचएनआई के लिए 15% है एज यूजुअल, जैसा कि रहता है मोस्टली आईपीओ में। तो मोस्टली आईपीओ के जैसा ही है। ग्रे मार्केट की अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रे मार्केट में दोस्तों खासा डिमांड बढ़ी है, आप देखेंगे तो काफ़ी बम्पर डिमांड निकल के आई है ग्रे मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो 900 रुपये प्राइस बैंड है और 375 रुपये के लगभग जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग की बात करें तो तकरीबन 42 से 43% के लगभग अभी ही दिख रहा है, यानी 1275 रुपये पे होता हुआ दिख रहा है। फायर रेटिंग भी 5/4 है। वहीं 600 करोड़ का टोटल इशू साइज है, 16 शेयर एक लॉट में मिलने वाले हैं। 19 अगस्त को ओपन होगा, 21 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 22 अगस्त को अलॉटमेंट पता लगेंगे और 26 अगस्त को आपको लिस्टेड होता हुआ दिखेगा एनएससी और बीएससी दोनों पे। यानी 19 अगस्त का मतलब रक्षाबंधन वाले दिन, यानी मंडे को आपको ये जो है ओपन होता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी बात करें तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन है। मतलब एक लॉट पे अगर हम बात करें तो 6,000 रुपये आपके बनते हुए दिख रहे हैं, 14,400 लगाने के बाद 6,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, यानी 375 रुपये जीएमपी है और 16 शेयर हैं, तो 375 इंटू 16 6,000 रुपये लगभग, और 14,500 रफली मान ले तो 6,000 उसमें जोड़ ले तो 20,500 लगभग 20-21,000 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जीएमपी अप डाउन ट्रेंड में रहती है, तो जब तक फाइनल फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस ना देख लें तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। वहीं अगर हम देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो ठीक ठाक हैं। कंपनी के अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है, मतलब एक यूनिक सेक्टर है जिसमें ये काम करती है। इसके कंपटीटर में भी काफ़ी कम कंपनी आपको दिखाई देंगी। तो कुल मिला के जो देखा जाए फाइनेंशियली अच्छा एवरेज है, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अभी हमें वेट और वॉच के मूड में रहना चाहिए, मतलब वेट और वॉच करना चाहिए, और कि कब तक जो है फर्स्ट डे का जो सब्सक्रिप्शन आता है उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो दोस्तों हमने आपके साथ पूरा किया है, और यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी है कि आप आई में अप्लाई करें, पर आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है, आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है या लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। सारे फिगर हमने आपको बता दिए हैं। कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, कंपनी का ग्रोथ पैटर्न क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई है, वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का, और जीएमपी में कितनी डिमांड लिए सामने क्लियर रखे हैं। अब फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, पर मुझे लगता है कि अभी डे 1 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम खुद डिसाइड करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है दोस्तों, तो इसे सिर्फ नॉलेज पर्पज से कंसीडर कीजिए। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, आया है, कल क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जीएमपी जो कि साड़ी वाला अपना आईपीओ है, और उसके अलावा ये दूसरा आया है, इसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड 40-45% की डिमांड पहले काफ़ी अच्छा है, तो लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और काफ़ी अप्लाई भी कर रहे हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन से भी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, वो सब अपने नॉलेज में रखने के बाद ही हमें किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपना फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो बाकी हमने प्रो और कॉन्स कंपनी के आपको बता दिए हैं, क्या कंपनी के पास प्रो कॉन्स है, क्या कंपनी के प्रोज हैं, कहाँ कंपनी अच्छी है, कहाँ कंपनी थोड़ी सी डिप है, वो सब नॉलेज आपके पास आ चुकी है। तो अब फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों बस यही छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे